नमस्कार। आज हम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रस्तावना संविधान की या उद्देशिका द प्रेमबस में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपना एक विशेष महत्व रखती है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। ये तो भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार से रखा गया है। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्दों तथा भावों को जोड़ा जाता है और संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और नैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल शक्ति 2006 द्वारा इस संविधान को अंतर्गत अधिनियम और आकर्षित करते हैं। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए यह भाव तथा पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 17 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों का तथा महात्मा गांधी के विचारों की भावनाओं का आधारित था। प्रस्तावना के कुछ मुख्य अंश तत्वों की विवेचना इस प्रकार होगी है। पहला तत्व है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में हम भारत के लोग अंगीकृत अनियमितता और आत्म आकर्षित करती है। शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसमें से 3 बातें स्पष्ट है। पहली, संविधान के द्वारा निर्मित प्रभु सत्ता भारतीय जनता की नियुक्त की गई है। दूसरी, संविधान के निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। और तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। तो भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संविधान सभा इसी रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग न केवल भावनात्मक दृष्टि से वरन यथार्थतया भी सत्य है। इन शब्दों के विषय में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं उसमें निहित प्राधिकार
अधिकार और सब जनता से। हम भारत के लोग एवं अंतर्निहित ये भाव है, क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है और भारतीय संघ का कोई संघ अथवा आदर्श नहीं है। इसलिए भारतीय संघ का कोई इकाई आदर्श केवल समूह अंग नहीं है। तो इसलिए यह अपना एक विशेष रूप रखती है। संविधान को समाप्त कर सकती है और संविधान द्वारा निर्मित से समन्वित भी कर सकती है। सेकंड पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि 26 जनवरी 50 से भारत की अभी अधिराज्य की स्थिति हो गई है और भारत राज्य देश स्विट्जरलैंड की भांति के साथ जुड़कर रहेंगे। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत का किसी विदेशी सत्ता पर अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रता आचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए भारत के संविधान में भी ब्रिटिश शासक का सत्ता उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में ही अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को समान राज्य घोषित किया जाना चाहिए। तो भारत के अधिकांश आदि पर संविधान के विशेष प्रश्नों के साथ जो है एक भारतीय संविधान सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया है कि समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सभा के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अंत में द्वितीय विचार ही मान्य हुआ। 76 में तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा देनी चाहिए और इस उद्देश्य को भारत राज्य के लिए समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया। समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य अधिक परिवर्तित समाजवादों से अपने आप में भिन्न है और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन 1976 के पूर्व तक धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। उसे प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक बल प्राप्त हो गया। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राजसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन अप्रत्यक्ष रूप में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही करती है। वास्तव में उपयुक्त सभी विचार ये दर्शाते हैं कि ब्रिटेन जैसे भारत के विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं जहाँ राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है और भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का
सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। एक और तो भारत ने गणतंत्रीय स्वरूप स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ 16 मई 1949 को भारतीय संविधान सभा ने मान लिया कि भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बना रहे और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के आधार पर अनेक व्यक्तियों द्वारा विचार व्यक्त किए गए और राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया गया। अतः भारत न तो सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य है और न ही गणतंत्रात्मक राज्य। आज के इतना ही।